वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। डीके टेक इन चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, ये एससीईआरटी की बुक है कंप्यूटर साइंस की। सभी गवर्नमेंट स्कूलों में किताबें लगाई गई हैं और इस वीडियो के माध्यम से मेरा छोटा सा प्रयास है कि ये किताब सभी बच्चों तक पहुंच सके। हालांकि ये किताब क्लास 6 की है। काफ़ी स्कूलों में कंप्यूटर साइंस पिछले 1-2 साल से ही स्टार्ट हुआ है, तो शायद अभी सभी बच्चों के पास ये किताबें नहीं हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के पास ये किताब भी पहुंच जाएगी और इसको मैं खुद कंप्यूटर साइंस टीचर आपको समझाऊंगा इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। तो आगे बढ़ते हैं हम। क्लास 6 आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। कंटेंट, ये आपकी किताब का इंडेक्स पेज है जिसके अंदर सभी कंटेंट शो किए गए हैं कि क्या क्या आप इस किताब में पढ़ेंगे। इसमें जो पहला चैप्टर है वो है ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, दूसरा है प्रोग्रामिंग 1, तीसरा है इंटरनेट एंड आईसीटी एनवायरनमेंट, चौथा है डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम इसमें पहला पार्ट पढ़ते हैं, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। तो चैप्टर 1 है ग्राफिक एंड एनिमेशन। इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। लर्निंग टू आईसीटी एनवायरनमेंट, स्केच, पेंट एंड क्रिएट डिजिटल आर्ट। कंप्यूटर के थ्रू या फिर आईसीटी एनवायरनमेंट के थ्रू। आईसीटी एनवायरनमेंट क्या होता है, जो आईसीटी की लैब आपके स्कूलों में है उसके अंदर जो कंप्यूटर और सारे पेरिफेरल डिवाइसेस जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं वो पूरा आईसीटी एनवायरनमेंट है। उस एनवायरनमेंट के थ्रू आप स्केचिंग करना सीखेंगे, पेंट करना, क्रिएट डिजिटल आर्ट बनाना सीखेंगे। आईसीटी की सहायता से चित्रकारी कैसे करें, ये आपको दिख रही है, एक इमेज बना रखी है, ब्रशेज हैं, कैसे पेंटिंग करेंगे हम कंप्यूटर में, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। क्या सीखेंगे, आईसीटी परिवेश के बारे में मूलभूत समझ का विकास। मतलब आईसीटी परिवेश की जो मेन बातें हैं उनके बारे में, मेन पॉइंट्स के बारे में, उसकी डेवलपमेंट के बारे में सीखेंगे। कंप्यूटर पर विभिन्न ब्रशों से स्केचिंग और पेंटिंग करने की विधि से परिचय। कंप्यूटर में हम ब्रशेज और स्केचिंग से कैसे पेंटिंग कर सकते हैं, विभिन्न रंगों को मिलाने की जानकारी। तो टूल कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, माई पेंट 1.2.0। ये 1.2.0 क्या है, वर्जन है माई पेंट एप्लीकेशन का। तो इसमें हम माई पेंट का टूल का इस्तेमाल करेंगे। आईसीटी की मदद से एक बेहतरीन दुनिया की तस्वीर बनाएं। आईसीटी परिवेश के बारे में मूलभूत समझ का विकास। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये 2 बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं। ये क्या बोलते हैं कि कितना अच्छा होता कि अलादीन की तरह से हमको भी एक जादुई चिराग मिल जाता जिसका जिन हमारे सारे आदेश को मानकर सारे काम चुटकी बजाते ही कर देता। तो मैडम पूछती हैं बच्चों से, बच्चों कौन कौन से काम में तुम जिनकी मदद चाहते हो। बच्चे कहते हैं, मैडम जैसे कि मेरी पढ़ाई में मदद हो जाए, अगर मैं खेलना चाहूँ तो वह मेरे साथ खेल खेलें, अगर मैं उससे कोई भी प्रश्न पूछूं तो मुझे उसका उत्तर मिल जाए, अगर मैं मनोरंजन करना चाहूँ तो वह मुझको गाना सुना दे, वह मेरा बाजार या बैंक का काम भी कर दे। तो मैडम कहती है, जिन तो नहीं, लेकिन मेरे पास एक यंत्र है जिसको कंप्यूटर कहते हैं, यह हर तरह की तुम्हारी मदद करेगा। यह कुछ ऐसा दिखाई देता है। कैसा? ऐसा दिखाई देता है। कंप्यूटर की तस्वीर उन्होंने दिखाई है। हालांकि इस तस्वीर से मैंने आप सभी बच्चों को काफ़ी परिचित पहले ही कर दिया है। मेरे ख्याल से अभी तक जिस पिक्चर के अंदर, इस फोटो में जो जो चीज़ें दिख रही हैं सभी बच्चों को पता होगा कि मॉनिटर ये क्या है। मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सीपीयू है और ये हमारा माउस है। तो आगे चलते हैं, बच्चे क्या पूछते हैं। अरे वाह मैडम, हम तो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कृपया कंप्यूटर के बारे में हमको विस्तार से बताएं। तो मैडम बोलती है, मुझको खुशी होगी ये जानकर, मैं विस्तार से बताती हूँ। तो ये जो ब्राउन कलर के अंदर आ रहा है, इसको चाहे तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। जितना भी इस किताब के अंदर ब्राउन कलर के अंदर जो जो पार्ट आएंगे वो आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैडम ने क्या बताया, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो सूचना को स्टोर यानी कि संग्रहित करके उसके मैनिपुलेशन यानी कि जोड़ तोड़ में हमारी मदद करता है एवं हमारे द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार विभिन्न प्रकार के काम करता है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसमें हमारा सारा डाटा स्टोर होता है, सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है और जो भी हमें किसी चीज़ के बारे में जानना है, गुणा भाग करनी है, मैनिपुलेशन मतलब जोड़ तोड़ जो भी करना है उसमें हमारी मदद करता है और हमारे आदेश के अनुसार विभिन्न प्रकार के काम कर सकता है।
ये भी एक जिन की तरह ही है, जिन से कुछ कम नहीं है। तो अब हम जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में कंप्यूटर कहाँ कहाँ पर उपयोगी है। तो मैडम बताती हैं हमारे दैनिक जीवन के कुछ क्षेत्र जहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत से होता है। पहला है आंकड़ों का जोड़ तोड़, डाटा मैनिपुलेशन, प्रोसेसिंग एवं स्टोरेज। शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावकारी और मनोरंजन तरीके से ज्ञान प्राप्त करना, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में हम मनोरंजन तरीके से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा। हॉस्पिटल में बीमारियों का पता लगाने में और मरीजों का इलाज करने में भी कंप्यूटर होते हैं। अब ये मत समझना है कि जो हॉस्पिटल में कंप्यूटर होते हैं सर उसमें तो ऐसे नहीं आती स्क्रीन, होती वो मशीन कंप्यूटर वाली ही है, वहाँ पर सब अपने अपने अलग अलग काम के लिए वो बनाई जाती है। ऑफिस में सूचना का स्टोरेज और प्रेजेंटेशन, ऑफिस के अंदर जितना भी हमारा डाटा होता है, जितना भी रिकॉर्ड होते हैं, सारे हम स्टोर कर सकते हैं। अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन बना के हम मीटिंग्स में उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हमारी कंप्यूटर के थ्रू ही होती हैं। ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मित्रों, व्यावसायिक संपर्क एवं परिवार से संबंध स्थापित करना, यानी कि ये सब काम भी हम अपने कंप्यूटर से कर सकते हैं। अगला है बैंकिंग में सुविधाजनक तरीके से मुद्रा का लेन देन। बैंक्स में आप देखते हो कि कंप्यूटर रखा रहता है, कंप्यूटर से सारी आपकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, सारा अकाउंट आपका मैनेज किया जाता है कंप्यूटर से। यात्रा, रेलवे, हाईवे, सड़क की जानकारी और टिकट बुकिंग, आप सभी को पता है कंप्यूटर से टिकट बुकिंग हो जाती है, चाहे वो रेल की हो, हवाई जहाज की हो, उसकी अब तो फ़ोन से ही हो जाती है सारी टिकट बुक्स। मनोरंजन के लिए खेल खेलना, गाने सुनना, पिक्चर देखना, तो वो सब भी कंप्यूटर पे होता है। विज्ञान के क्षेत्र में नई खोज, तकनीकियों को जानने और समझने में, ये भी कंप्यूटर की सहायता से होता है। आर्ट और डिज़ाइन के क्षेत्र में, आर्ट और डिज़ाइन भी कंप्यूटर की सहायता से होता है। तो इन पॉइंट्स में आपको ये बताया गया है कि हमारे दैनिक जीवन में कंप्यूटर का कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो ये सभी पॉइंट्स भी आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लें, ठीक है, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अब हम। ये देखिए क्या कहती है बच्ची, मैडम मैंने टीवी में एक छोटा कंप्यूटर देखा था जिसको अपने पैर पर रखकर भी काम कर सकते हैं। सही कहा तुमने पिंकी, आकार के आधार पर कंप्यूटर 3 तरह के हो सकते हैं। पहला है डेस्कटॉप, दूसरा है लैपटॉप, तीसरा है पाम टॉप। तो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर के बारे में बताते हैं हम आपको। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप इसको मेज के ऊपर रखकर उपयोग कर सकते हैं, जैसे हमारे स्कूल में रखा है डेस्कटॉप है वो। लैपटॉप, इसको हम अपने पैरों पर रखकर भी उपयोग कर सकते हैं, ये लैपटॉप है, सभी को पता है। पाम टॉप, इसको हम अपने हथेली पर रखकर उपयोग कर सकते हैं, जैसे टैबलेट, स्मार्टफोन। यानी कि आपके हाथ में जो इस वक्त स्मार्टफोन है जिसमें आप ये वीडियो देख पा रहे हो, वो भी एक छोटा कंप्यूटर है। इंजीनियर्स ने कंप्यूटर को इतने बड़े डेस्क से लेकर लोगों के हाथ, लोगों के जेब तक पहुंचा दिया है। इससे भी पहले जमाने के जो कंप्यूटर बने थे, जो फर्स्ट कंप्यूटर बना था, वो पूरे एक रूम के जितना था, वो पूरे बड़े कमरे के जितना था, और वो कुछ ही काम कर पाता था। टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई और अब देखिए वो इतना बड़ा एक कमरे जितना कंप्यूटर, जिसको हम हिला भी नहीं पाते थे एक जगह से दूसरी जगह, अब हम उस कंप्यूटर को अपनी जेब में रखकर घूमते हैं और उससे कई गुना ज़्यादा काम उस पर हम कर पाते हैं। फ़ोन में हम इंटरनेट चला सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल कर सकते हैं। इतना काम हम फ़ोन में कर सकते हैं जितने हम कंप्यूटर में नहीं कर पाते, जो हमारे रोज़ के काम है। तो जो हमारे हाथ में एक फ़ोन है वो भी एक तरह का कंप्यूटर है और इससे भी हम सारे काम कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बच्चे ने क्या पूछा, मैडम हम कंप्यूटर का उपयोग करना चाहते हैं, हमको कहाँ से शुरू करना चाहिए। सही बात, बच्चा पूछ रहा है कि हमें कंप्यूटर का इस्तेमाल करना कहाँ से शुरू करें हम। मैडम कहती है कंप्यूटर पर काम शुरू करने से पहले उसकी संरचना को जानना जरूरी है। कंप्यूटर मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सभी मैं आपको बता चुका हूँ। इनपुट यूनिट में इनपुट डिवाइसेस आते हैं, आउटपुट यूनिट में आउटपुट डिवाइसेस आते हैं, सेंट्रल यूनिट में हमारा प्रोसेसर आता है जो हमारे कंप्यूटर में सारी गुणा भाग करता है। आगे बढ़ते हैं, इनपुट यूनिट क्या होता है। इनपुट यूनिट, इस भाग से कंप्यूटर में डाटा एंट्री और आदेश दिया जाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस आदि, ये सभी हमारे इनपुट यूनिट में आते हैं। कंप्यूटर में डाटा एंट्री, कंप्यूटर में डाटा डाला जाता है और आदेश दिया जाता है। माउस से हम आदेश देते हैं, माउस से सारे क्लिक करते हैं तो सारे काम माउस से करते हैं, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड से सारा डाटा हम अपने कंप्यूटर में डालते हैं, डाटा एंट्री करते हैं, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है।
आउटपुट यूनिट क्या होता है? प्रोसेस डाटा आउटपुट यूनिट पर ही दिखाई देता है, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर आदि। प्रोसेस डाटा मतलब जो हमने कंप्यूटर को आदेश दिया वो काम पूरा हो गया, उसका पता कैसे चलेगा हमें काम पूरा हो गया? कौन दिखाएगा हमें कि काम पूरा हो गया है? वो हमें मॉनिटर दिखाएगा। और भी कुछ करना है तो हमें प्रिंटर दिखाएगा। जैसे हमें कुछ अपने टाइप किया हमने और हमें अब वो प्रिंट निकालना है तो प्रिंट बाहर की तरफ निकालेगा, आपको दे देगा हार्ड कॉपी। कंप्यूटर के अंदर जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो सॉफ्ट कॉपी होती है। सॉफ्ट मतलब जिसको हम मोड़ तोड़ सकते हैं। सॉफ्ट का मतलब मुलायम होता है ना, तो सॉफ्ट को हम मोड़ तोड़ सकते हैं, यानी कि उसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं। अभी अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर अभी फाइल है तो जब हम उस फाइल को प्रिंट निकाल के बाहर निकाल लेते हैं फिर वो हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो जाता है। अब उस पर हम कटिंग करेंगे तो फिर सारे निशान उसमें लगने शुरू हो जाएंगे। तो तीसरे पे आते हैं सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस भाग को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। जिस तरह से हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा दिमाग है, जो हमारे शरीर के सारे निर्णय लेता है, उसी तरह से कंप्यूटर के सारे निर्णय सीपीयू में लिए जाते हैं। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट समझ में आ गया क्या होता है, कितना महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर का दिमाग होता है, जैसे हमारा दिमाग होता है ऐसे ही कंप्यूटर के दिमाग को हम सीपीयू कहते हैं। तो ये जो पहली पिक्चर थी उसी पे इन्होंने नाम लिख दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, मैडम क्या कहती हैं देखते हैं। हम कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को इस ब्लॉक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। डाटा इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट। जब तक हम कोई डाटा इनपुट नहीं देंगे कंप्यूटर कोई प्रोसेसिंग नहीं करेगा, ना ही कोई आउटपुट आएगा। तो जैसे ही हमने कुछ डाटा इनपुट दिया कंप्यूटर ने वो प्रोसेसिंग किया और वो आउटपुट यूनिट के थ्रू आपको दिखा दिया उसने कि ये आया है आपका डाटा प्रोसेस्ड होकर। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए हमको सीपीयू पर मौजूद स्टार्ट बटन को दबाना होगा। कंप्यूटर के ऊपर एक बटन होता है स्टार्ट का, उसको हम दबाएंगे। स्टार्ट बटन दबाने से कंप्यूटर में सबसे पहला प्रोग्राम जो शुरू होता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। वो एक तरह की सिर्फ मशीन है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। उसके बाद जब आप कंप्यूटर का स्टार्ट बटन दबाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है और वो आपको कंप्यूटर को ओपन करने में हेल्प करता है। कुछ प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम के नाम हैं जैसे कि विंडोज, ये थोड़े से फेमस हैं, लाइनेक्स आदि। लाइनेक्स के बाद एक यूनिक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एप्पल के सारे डिवाइसेस बनते हैं। तो अभी हम दो के बारे में इन्होंने बताया है इस किताब में, विंडोज और लाइनेक्स। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये जान लेते हैं। यह उपयोगकर्ता यानी कि यूजर, उपयोगकर्ता हम हैं, हम जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। यह उपयोगकर्ता यानी कि यूजर और कंप्यूटर यानी कि जो मशीन है के बीच की कड़ी है, जो यूजर से आदेश लेकर कंप्यूटर तक पहुंचाती है और कंप्यूटर के उत्तर को यूजर तक पहुंचाती है। मतलब अभी जो हम अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यही हम समझ पा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो भी बातें चल रही है मशीन लैंग्वेज पे वो हम बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझ के हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट डिवाइसेस के सहायता से हमें बता दे, हमें दिखा दे। यह प्रोग्राम्स का समूह है जो कंप्यूटर के बुनियादी संचालन के लिए आवश्यक होता है। यह सबसे पहले शुरू होकर दूसरे प्रोग्राम्स को क्रियाशील होने के लिए सुयोग्य माहौल बनाता है। यानी कि जब तक हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल करेंगे उसके ऊपर हम बाकी एप्लीकेशन या बाकी सॉफ्टवेयर हम नहीं इंस्टॉल कर पाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसी के आधार पर हम बाकी भी सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल कर पाएंगे। समझ में आ रही है बात? यानी कि सबसे पहले हमारा कंप्यूटर है, सीपीयू है, सारा हार्डवेयर है, उसके ऊपर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे सॉफ्टवेयर यानी कि एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है जो हमें चाहिए काम करने के लिए। जैसे माई पेंट है, माई पेंट पे हम अभी पेंटिंग करेंगे तो माई पेंट भी हम कहाँ इंस्टॉल करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की पहली स्क्रीन कुछ इस तरह दिखाई देगी। जब आपका कंप्यूटर ओपन हो जाएगा तो इस तरह से आएगा पहली स्क्रीन। इसके ऊपर दिखाए गए डेस्कटॉप एरिया में माउस से क्लिक करने पर डेस्कटॉप खुल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर एक डेस्कटॉप एरिया दिखा रखा है इन्होंने, ये वाला पोर्शन, ये देखो यहाँ पर सर्कल किया हुआ है यानी कि डेस्कटॉप है। इस पे क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप खुल जाएगा, येलो कलर का, इस तरह से आ जाएगा, सारे आइकन यहाँ पे आ जाएंगे। अब बच्चा क्या पूछता है, मैडम इस जगह को डेस्कटॉप ही क्यों कहते हैं? तो मैडम ने क्या बताया, बहुत ही सही प्रश्न पूछा है पिंकी।
जैसे तुम कोई भी काम करने के लिए अपनी कॉपी किताब को मेज पर रखकर खोलती हो, उसी तरह से कंप्यूटर पर कोई भी फाइल किसी जगह पर खुलेगी, इसलिए इसको डेस्कटॉप कहते हैं। जब हम किताब कॉपी खोलते हैं तो हमें भी कुछ चीज़ें रखने के लिए जगह चाहिए होती है, डेस्क वगैरह चाहिए होता है। ऐसे ही जब कंप्यूटर पे कोई फाइल खोलते हैं तो वो डेस्कटॉप पे ही खुलता है, उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। यानी कि ये आपके डेस्क का टॉप है, आपके डेस्क का ऊपर का हिस्सा, इसी के ऊपर आपकी सारी फाइल, सारे फोल्डर इसी के ऊपर ओपन होंगे। तो मैडम क्या बताती हैं, प्यारे बच्चों, क्या तुम लोगों को पता है कि आजकल नेटवर्किंग का युग है, जहां हर किसी से टेक्नोलॉजी की मदद से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि हमारे घर के बहुत सारे सामान जैसे फ़ोन, कंप्यूटर, टीवी आदि भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो बच्चे खुश होकर क्या पूछते हैं, ये तो बहुत आश्चर्यजनक बात है मैडम, यह सब कैसे संभव होता है? यह आईसीटी क्या होता है मैडम? बच्चों, यह सब संभव हुआ आईसीटी की मदद से, मैडम ने बताया। तो प्यारे बच्चों, आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आई फॉर इंफॉर्मेशन, सी फॉर कम्युनिकेशन, टी फॉर टेक्नोलॉजी। आईसीटी अनेक सूचना और संपर्क तकनीकियों का समागम है, जिसकी मदद से विभिन्न सूचनाओं को एक बेहतर और प्रभावकारी तरीके से खोज कर प्रस्तुत किया जा सकता है। आईसीटी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हर क्षेत्र में बहुत मददगार है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग आदि। तो बच्चे क्या कहते हैं, खुश हो, यह तो बहुत महत्वपूर्ण बात लग रही है। आईसीटी का उपयोग करने के लिए हमारे पास क्या क्या सामान होना चाहिए मैडम? आईसीटी का उपयोग करने के लिए हमारे पास उपयुक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो हार्डवेयर क्या क्या चाहिए हमें, ये सब चीजें आप नोट कर लेना। भौतिक एवं वास्तविक उपकरण जिनको हम देखकर और छूकर महसूस कर सकते हैं, उनको हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मॉनिटर को छू सकते हैं, माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव एवं संचार उपकरण जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, टैबलेट आदि। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे प्रोग्राम का समूह जो संचार उपकरण को क्रियाशील बनाते हैं, उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज और लाइनक्स, पेंटिंग सॉफ्टवेयर, ऑफिस सॉफ्टवेयर, ओपन ऑफिस .org, MS ऑफिस, ये ऑफिस के 2 सॉफ्टवेयर बताए हैं। गेमिंग सॉफ्टवेयर, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, JMP, फोटोशॉप आदि, ये दोनों हमारे फोटोशॉप सॉफ्टवेयर हैं। तो जिनको हम छू नहीं सकते, यानी कि जो ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो हमारे संचार उपकरण को क्रियाशील बनाते हैं, काम करने योग्य बनाते हैं, तो उनको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे पूछते हैं, अरे वाह, हमारे कंप्यूटर लैब में तो हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर दोनों हैं, चलो आईसीटी का उपयोग करें। तो ये सारी चीज़ें आपकी कंप्यूटर लैब में है। जरूर बच्चों, लेकिन पहले मैं तुम लोगों को आईसीटी के कुछ मूलभूत विषयों की जानकारी दे दूं। ये इस तरह का जो बना हुआ है इसको बोलते हैं फोल्डर, और ये जो इस तरह से बना हुआ है इसको बोलते हैं फाइल्स। क्या होते हैं फोल्डर और फाइल्स? फाइल किसी भी विषय से संबंधित सारी सूचना या डाटा को एक जगह पर संग्रहित किया जा सकता है, जिसको फाइल कहते हैं। तो फाइल के अंदर हमारे सारा डाटा होता है, सारी इंफॉर्मेशन होती है। फोल्डर क्या होता है? एक विषय की सारी फाइल्स को एक जगह पर बेहतर सुरक्षा और बेहतर प्रबंध की वजह से संग्रहित किया जा सकता है, जिसको फोल्डर्स कहते हैं। आप भी अपने घर में कुछ अपनी जरूरी कागजात, अपनी जरूरी फाइल्स अपने फोल्डर के अंदर रखते होंगे। फोल्डर का मतलब, फोल्डर एक बड़ा होता है, बड़ा एक बैग जिसके अंदर हम अपनी सारी फाइल्स रख सकें। तो फाइल्स के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है, सब कुछ लिखा होता है हमारे फाइल में, और एक जो लिफाफा होता है बड़ा, जिसके अंदर हम सारे पेजेस रखते हैं, उसको फोल्डर बोलते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर भी ऐसे ही होता है, एक फोल्डर होता है, फोल्डर के अंदर हमारी फाइल्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर फोल्डर का ये चित्र दिखा रखा है और ये फाइल का चित्र दिखा रखा है। हम अपनी खुद की फाइल्स और फोल्डर कुछ इस तरह से बना सकते हैं। पहला, स्टेप 1, कंप्यूटर में जिस जगह पर हम फोल्डर बनाना चाहते हैं उस जगह पर माउस पॉइंटर लाकर माउस के बटन को दबाने से एक मेन्यू खुल जाएगा जिसमें विविध नाम की लिस्ट होगी। कंप्यूटर की जहाँ पे हमें फोल्डर बनाना है वहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू खुलेगा जिसमें बहुत सारी लिस्ट होंगी। स्टेप 2 क्या है, न्यू और फोल्डर का ऑप्शन चुने तो आपका न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर खाली जगह पर उन्होंने क्लिक किया तो ये सारी लिस्ट आ गई। ये न्यू पे गए, न्यू पे जाके फोल्डर पे गए तो ये फोल्डर पे क्लिक किया तो हमारे पास ये फोल्डर यहाँ बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये देखिए, ये राइट क्लिक किया हमने, ये लिस्ट आई, इस लिस्ट में न्यू पे गए,
न्यू पे जाने के बाद ये फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, फोल्डर पे क्लिक किया, ये हमारा फोल्डर तैयार हो गया बन के। इस पे क्लिक करके हम इस पे अपना नाम भी डाल सकते हैं कुछ भी। ये मैंने इस पे अपना नाम डाल दिया। ठीक, हमारा फोल्डर तैयार है। अब हम इसका उपयोग अपनी फाइल्स को सुरक्षित रखने के लिए कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर अपनी फाइल्स डाल सकते हैं। अब फाइल कैसे बनानी है, फाइल बनाने के स्टेप्स। फोल्डर पर माउस का पॉइंटर लाकर लेफ्ट बटन को डबल क्लिक करके फोल्डर को खोल लें। फोल्डर के अंदर माउस पॉइंटर लाकर राइट माउस बटन दबाएं। मेन्यू में से न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन को चुनें। फोल्डर पे डबल क्लिक करके खोल लिया, या राइट क्लिक करके न्यू पे आ गए दोबारा से। देखो इस न्यू के अंदर फोल्डर भी है और नीचे देखो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, इस पे क्लिक कर लिया हमने। एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नाम की फाइल बन चुकी है। ये फाइल बन गई है यहाँ पे न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से। इस फाइल पर माउस का पॉइंटर लाकर लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करें, फाइल खुल जाएगी। अब इस फाइल में अपनी जरूरत के डाटा को कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं। तो ये जो फाइल बनी हमारी, इस पर हमने राइट क्लिक करके ओपन कर लिया। इसमें हमने टाइप कर लिया, इसमें लिखा है माय नेम इज रोशन, आई स्टडी इन क्लास 6। तो ये फाइल हमारी क्रिएट हो गई, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है रोशन के बारे में, कि उसका उस बच्चे के बारे में, उसका नाम क्या है और वो कौन सी क्लास में पढ़ता है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हो गई। तो ये फाइल में हमारी सेव हो गई। ये फाइल हमारे फोल्डर के अंदर सेव हो गई। सेव कैसे करना है, फाइल पे जाएंगे, सेव एज करेंगे और आपकी फाइल सेव हो जाएगी। अब सेव, इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे, सेव का आ रहा है, एक सेव एज का आ रहा है। तो दोनों के बारे में क्या बताया है। फाइल को सेव करने के लिए न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फाइल मेन्यू पर क्लिक करें। फाइल सेव करने के दो विकल्प हैं, सेव और सेव एज। अगर फाइल का नाम या संग्रह स्थान लोकेशन बदलना चाहते हैं तो सेव एज पर क्लिक करें, वरना सेव पर क्लिक करें। अगर आप एक ही फाइल जो पहले से सेव है उसको कहीं दूसरी जगह पे भी सेव करना चाह रहे हैं तो आप सेव एज पे क्लिक करें। न्यू फाइल है तो आप सेव कर दें, तो वहीं पे आपकी सेव हो जाएगी फाइल। सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस तरह से एक पाथ आएगा और इस तरह से डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर आप अपना नाम डाल देंगे, फाइल नेम, और ये बटन है सेव का, इसको सेव कर देंगे। सेव एज डायलॉग बॉक्स में अपनी रुचि के अनुरूप स्थान और फाइल का नाम डाल सकते हैं। ये हमने यहाँ पर डाल दिया रोशन। इस उदाहरण में फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर में रोशन नाम से सेव किया गया है। ये आ गई हमारी फाइल रोशन के नाम से यहाँ पे। अगर हम डॉक्यूमेंट यानी कि फोल्डर को खोल कर देखें तो रोशन नाम की फाइल दिखाई देगी। तो इसमें नोट करने वाली बात क्या है, किसी भी फाइल में दोबारा काम करने के लिए उस पर डबल क्लिक करके खोल सकते हैं। हमें फाइल का पाथ भविष्य में उपयोग के लिए याद रखना चाहिए। हमें पता रहना चाहिए पाथ है इसका फाइल का। ये देखिए दिस पीसी और डॉक्यूमेंट, तो उसका पाथ याद रखना चाहिए कि वो हमने कहाँ सेव करी थी। ठीक, तो अभी तक में हमने फोल्डर बनाना सीख लिया, फाइल बनानी सीख ली, कंप्यूटर ओपन करना सीख लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सीख लिया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में सीख लिया। तो इस क्लास में अभी तक मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। अब अगली क्लास जो आपकी इस चैप्टर पे होगी उस पर हम आगे पढ़ेंगे, स्टोरेज यूनिट के बारे में पढ़ेंगे और रोम रैम इन सब के बारे में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में हम डिटेल में अगली अपनी क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।